नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। बृहस्पति ग्रह से जुड़ी ताज़ा खोज और सेप्टिसीमिया की पहचान करने वाले किट के अलावा आज करवाएंगे आपकी खास मुलाकात जर्मनी में बसे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शिभाशीष से। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। बृहस्पति है सौर मंडल का सबसे पुराना ग्रह, वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा लगाया पता। वैज्ञानिकों ने बनाया डीएनए पर आधारित नैनो जनरेटर, शारीरिक हलचलों से हो सकेगी चार्जिंग। सेप्टिसीमिया की पहचान करने वाला किट, बेड पर ही मरीज के खून की जांच संभव। फटी पाइपों को जोड़ने की अनोखी तकनीक, 2 छात्रों ने मिलकर बनाई पाइप जॉइंट मशीन। और खास सेगमेंट में मुलाकात करेंगे स्टेम सेल पर काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर शिभाशीष गिरी से। बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन एक ताजा अध्ययन में ये बात सामने आई है कि बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे पुराना है। वैज्ञानिकों का दावा है कि सूर्य की उत्पत्ति के लगभग 40 लाख साल के अंदर ही इस विशाल ग्रह बृहस्पति की उत्पत्ति हुई। इस खोज से सौर मंडल से जुड़े कई अन्य पहलुओं को भी समझने में मदद मिलेगी और साथ ही बृहस्पति की संरचना कैसे हुई इसका पता भी लगाया जा सकेगा। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो है ही, अब एक ताजा शोध में ये बात भी सामने आई है कि ये सबसे पुराना ग्रह भी है। इस अध्ययन को लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिन्होंने उन उल्कापिंडों के आइसोटोप संकेतों पर अध्ययन किया है और इसके द्वारा ही बृहस्पति की उम्र का पता लगाया है। बृहस्पति की उम्र के बारे में जानने के लिए ऐसा अध्ययन पहली बार किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उनके लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उनके पास बृहस्पति से जुड़ा कोई भी नमूना नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उल्कापिंडों के नमूने में मौजूद टंगस्टन और मोलिब्डेनम आइसोटोप द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि वो 2 अलग-अलग नेबुला या फिर निहारिकाओं से आए हैं और इनका निर्माण सौर मंडल के निर्माण से 1 से 40 लाख वर्ष बाद हुआ। 2 निहारिकाओं के अलग होने की प्रक्रिया ये बताती है कि उस वक्त बृहस्पति मौजूद रहा होगा और इसने दोनों निहारिकाओं के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को रोका होगा। बृहस्पति से जुड़ा यह सिद्धांत एक रुकावट की तरह भी है, जो इस बात को बताता है कि क्यों हमारे सौर मंडल में कोई सुपर अर्थ नहीं है। इस अध्ययन से यह बात भी सिद्ध होती है कि बृहस्पति की ठोस परत का गठन विशाल ग्रह के गठन के लिए मुख्य अभिव्यक्ति मॉडल के अनुरूप है और इसके ठोस परत का निर्माण सौर निहारिका के अलग होने से पहले हुआ होगा। सौर निहारिका सूर्य के निर्माण के बाद इसके आसपास गैस के डिस्क के रूप में भी विद्यमान थी। इसके साथ ही बृहस्पति को सबसे पुराना ग्रह माना जा सकता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण सूर्य के निर्माण से लगभग 40 लाख साल बाद ही हो गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अध्ययन से सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी और साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा सकेगा कि शुरुआती समय में इसकी संरचना कैसी थी। चार्जिंग की समस्या से मुक्ति पाने के लिए पोर्टेबल चार्जर्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन इसे भी चार्ज करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में क्या हो अगर शरीर की हलचलों से ही फोन चार्ज हो जाए? जी हाँ, सुनने में ये अजीब जरूर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। जादवपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डीएनए आधारित नैनो जनरेटर विकसित किया है, जो बैटरी को चार्ज कर सकता है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोबाइल फोन और टैब ने संचार और रोजमर्रा से जुड़े कई कामकाज को आसान कर दिया है। परेशानी तो तब होती है जब इनकी बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है। यात्रा के दौरान बैटरी डिस्चार्ज की समस्या सामने आए तो परिश्रम से ये सपना साकार करना मुमकिन है। Our idea, if we can able to
make it the self power, because this nano generator is so sensitive, and we can take the energy from our everyday motions, from the living environment, for example, from walking, talking, even from the blood flow and wind and any sorts of energy, because it is ultra sensitive to the vibrations. And as our portable devices is becoming smaller and smaller, so the requirements is power is also smaller, and that can be fulfilled by this kind of generators, mechanical energy harvester we sometimes say. इस विधि में पॉलीविनाइल्डीन फ्लोराइड या PVDF से बनी एक बायो कंपैटिबल पॉलीमर फिल्म का इस्तेमाल होता है, जो अपनी तरह का नैनो जेनरेटर होता है। ये तकनीक पॉली इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों से कुछ पदार्थों में उत्पादन की क्षमता पैदा होती है, या PVDF से बनी एक बायो कंपैटिबल पॉलीमर फिल्म का इस्तेमाल होता है, जो अपनी तरह का नैनो जेनरेटर होता है। ये तकनीक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों से कुछ पदार्थों में बिजली उत्पादन की क्षमता पैदा होती है। इस विधि में फोन टैप करने जैसे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से भी बिजली उत्पादन की जा सकती है। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए DNA को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़ जाता है। You can walk and you can generate some sort of power, and that eventually you can use for your mobile phones and any sorts of portable electronics that you want. So it is very useful. गौर करने वाली बात यह है कि सेलुलोज धरती पर भारी मात्रा में पाया जाता है। टीम ने सेलुलोज को पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सिन और कार्बन नैनोट्यूब के साथ मिलाया, जो शरीर के अंदरूनी हलचलों, मसलन दिल की धड़कनों और खून के प्रवाह जैसे क्रियाकलापों से संचालित होकर बिजली उत्पादन करता है। ये महत्वपूर्ण शोध ACS अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित हुआ है। इस विधि से बिजली उत्पादन न सिर्फ कारगर और इस्तेमाल करने में सुरक्षित है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल भी है। सेप्टिसीमिया खून संक्रमण से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जिसमें समय पर खून की जांच बेहद जरूरी है, लेकिन जांच की लंबी प्रक्रिया अक्सर मरीज की जान ले लेती है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक किट काफी फायदेमंद है। कीमत में कम और छोटे आकार वाली इस किट की मदद से बेड पर ही मरीज के खून की जांच काफी कम समय में की जा सकती है। बुखार होना, दिल की धड़कन तेज होना, बिना वजह दिमागी परेशानियां बढ़ना, रक्तचाप कम होना, खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना और शरीर के किसी अंग का काम करना बंद हो जाने जैसे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाले लक्षणों को सेप्टिसीमिया या सेप्सिस कहते हैं। संक्रमण के कारण रक्त में रोग फैलाने की क्षमता वाले सूक्ष्म जीवों, खासकर बैक्टीरिया द्वारा जहरीला पदार्थ रक्त में फैल जाता है, जिसके कारण ठंड लगना, बुखार होना और कमजोरी हो जाती है। इसे रक्त विषाक्तता भी कहते हैं। सामान्य तौर पर सेप्टिसीमिया की पहचान रक्त परीक्षण द्वारा की जाती है, जिसके परिणाम आने में 4 दिन का समय लगता है। लेकिन अब ताजा शोध के नतीजों के बाद सेप्टिसीमिया की पहचान आसान हो गई है। हैदराबाद के ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर वेंकटरमन श्रीधरन के साथ मिलकर IIT दिल्ली की वैज्ञानिक शालिनी गुप्ता ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए घर बैठे सेप्टिसीमिया की पहचान की जा सकती है। ये कैलोरीमेट्रिक रैपिड कार टेस्ट करता है, जो इंसानों के खून में एंडोटॉक्सिन के स्तर को फौरन माप लेता है। एंडोटॉक्सिन इंसानी शरीर में पाए जाने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्रमुख अवयव है, जिसका अनुपात बढ़ने से सेप्सिस होता है। We take a drop of blood from, let's say, a patient, and then we put the drop of blood, process it to remove the red part, the RBC part. We process it to bring it to a plasma or a serum level. We then take this drop,
and put it on the membrane. Now this membrane has specific affinity for the biomarker we are looking at, in this case the endotoxin. The endotoxin gets bound, rest of the liquid sort of flows through. Now we have these special particles that we have designed in our lab, which actually have been optimized to only bind to this particular biomarker. So when we inject this suspension of particles on top of the membrane, everywhere where there is no biomarker, you get a clear background, but only where the endotoxin exists, you get a concentration dependent color intensity spot, a colorimetric spot appearing, and this happens within 5 minutes. इस उपकरण के काम का तरीका बेहद आसान है। इसमें कोलेस्टिन नाम के एक एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल होता है जो एंडोटॉक्सिन की पहचान करता है। कोलेस्टिन लाल दिखने वाले सोने के नैनो पार्टिकल्स के साथ मिलकर इंसानों के खून में पाए जाने वाले एंडोटॉक्सिन का स्तर मापता है। बीमारी से प्रभावित खून में अनुपात के मुताबिक एंडोटॉक्सिन का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बीमारी के अनुपात के मुताबिक दवा का रंग भी लाल से गहरा लाल हो जाता है। जो लोग बीमारी से प्रभावित नहीं होते, उनके खून में मिलाने पर दवा का रंग नहीं बदलता। बीमारी की त्वरित गति से पहचान करने वाला ये यंत्र महंगा भी नहीं होता और डिस्पोजेबल होता है। इसके इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत नहीं होती और न ही जांच के लिए आधुनिक लैब की आवश्यकता है। अभी तक 80 किस्म की सेप्सिस बीमारियों में इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। उम्मीद है कि ये तकनीक भारत के गांवों में बीमारियों की पहचान करने में रामबाण साबित होगी, जहां अभी तक बीमारियों की पहचान के तरीकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी कमी है। ज्यादा गर्मी या फिर ज्यादा ठंड की वजह से अक्सर प्लास्टिक पाइप फट जाती है। इसकी वजह से पानी तो बर्बाद होता ही है, पाइप को जोड़ने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस समस्या को अपने गांव में काफी समय तक देखते हुए उत्तर प्रदेश के 2 छात्रों ने पाइप जोड़ने की मशीन विकसित की है। खास बात यह है कि इस मशीन को इन छात्रों ने सिर्फ 15 दिन में बनाया है। एक ओर जहां पूरे विश्व में पानी को बचाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं भारत जैसे कई देशों में पानी की पाइपों का फट जाना या फिर लीकेज होना एक आम समस्या है। सही समय पर अगर फटी पाइपों की मरम्मत ना की जाए तो पानी का काफी नुकसान हो जाता है। हमारे घरों, आस पड़ोस, यहाँ तक कि खेतों में अक्सर पाइपें फट जाती हैं, जिसकी वजह से जहां आम लोगों को वाटर सप्लाई के बंद होने तो किसानों को फसलों के डूबने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 ITI छात्रों पुष्पराज और शिवम ने एक तकनीक विकसित की है। इन दोनों छात्रों ने कम लागत वाली पाइप जॉइनिंग मशीन तैयार की है, जिसके द्वारा कम समय में 80 से 200 मिलीमीटर वाली पाइपों को जोड़ा जा सकता है। इस मशीन को दोनों छात्रों ने 15 दिन में तैयार किया है। हमारे यहाँ STP का पानी इसी पाइप से चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या एग्रीकल्चर में पाइप का उपयोग किया जाता है। तो पाइप लीकेज हो जाता था जगह जगह से, तो उसको लीकेज को सही करने के लिए रबड़ या प्लास्टिक किसी चीज़ से हम लीकेज को रोकते थे, तो वाटर वेस्ट जाता था, रुकता नहीं था पूरा। तो उस लीकेज को रोकने के लिए, इससे कि हमारा वाटर वेस्ट न जाए, तो उसके लिए हमने एक सोच के एक मशीन बनाया जिससे कि हम इस पाइप का लीकेज रोक लें और ज्वाइंट अच्छे से कर लें। तो इस तरह से इस मशीन को बना करके ज्वाइंट का लीकेज रोकने हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इस पाइप जॉइनिंग मशीन में 2 क्लैंप लगाए गए हैं, जिसमें फटी पाइप को अलग अलग कर फिट किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटेड हीटर की मदद से दोनों पाइपों के सिरों को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर हाइड्रोलिक जैक की मदद से इन पाइपों को जोड़ दिया जाता है। पाइपों के जुड़ने पर इनके सिरे पर एक रिंग बन जाती है। ऐसी ही रिंग अंदर की ओर भी बनती है, जिससे पाइप के फिर से उसी जगह से फटने का खतरा नहीं होता। इसमें हमने 2 क्लैंप लगाए हैं, एक फिक्स क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है। जहाँ से हमें पाइप ज्वाइंट करनी होती है वहाँ पे हम दोनों क्लैंप में पाइप को होल्ड कर देते हैं, और बीच में एक इंसुलेटेड हीटर होता है जो कि
पाइप के दोनों एंड्स को हीट करता है। वो समथिंग 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब देते हैं तो वो पाइप मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट होने से पहले हम हीटर को बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर जैक होता है, वहाँ से हम पाइप पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो हमारा पाइप ज्वाइंट हो जाता है। इस मशीन को मात्र 25,000 की लागत में तैयार किया गया है और ये 20 से 25 मिनट में पाइपों को जोड़ने में सक्षम है। वहीं इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से पाइपों की मरम्मत तो होती ही है, साथ में पानी भी व्यर्थ नहीं होता। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चल वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। उनकी आवाज जो थी was so rich and so heavy. नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। आज भी उनका जिक्र होता है तो अर्थ के वो गाने याद आते हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं जगजीत में इस बार पर्दे पर पारी की दास्तान, तो ये ख्याल आया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब देश और दुनिया की विज्ञान से जुड़ी कुछ और दिलचस्प खबरों पर डालते हैं एक नजर साइंस एक्सप्रेस में। नासा 2017 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होने वाले 12 नए सदस्यों को अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में बधाई दी। इन 12 सदस्यों को 18,000 आवेदकों में से चुना गया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 6 डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की है। डायनासोर के इन जीवाश्मों की खोज दक्षिणी पूर्वी चीन स्थित जिलिन प्रांत के यांजी शहर से की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि खुदाई वाले स्थान की परतों का रंग अलग अलग है, जो ये साबित करता है कि सभी जीवाश्म अलग अलग समय के हैं और लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। मोरक्को में मिले मानव जीवाश्मों ने सब सहारन अफ्रीका से जुड़ी मानव उत्पत्ति के सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोरक्को के पहाड़ी क्षेत्र में मिले जीवाश्म लगभग 3 लाख वर्ष पुराने हैं, जो कि होमो सेपियंस की अन्य प्रजातियों से लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीवाश्म खोपड़ियों के चेहरे और दांत आज के मानव से मिलते हैं, लेकिन इनके दिमाग का आकार काफी प्राचीन है। इस खोज से यह साबित होता है कि 3 लाख वर्ष पहले का मानव आज के मानव की तरह ही दिखता था। एक और पुरातत्विक खोज में खोजकर्ताओं के दल ने 15वीं शताब्दी के एक मंदिर की खोज की है। ये खोज मेक्सिको सिटी में की गई है, जो कि हवा के देवता को समर्पित मंदिर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मंदिर 1481 का है। इसका आकार आयताकार है और इसकी लंबाई 35 मीटर है। इस खोज से इस बात का पता चलेगा कि पहले समय में लोगों की आस्था और रीति रिवाज कैसे थे। सर्न हो या फिर लाइगो, विश्व के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों में भारतीय वैज्ञानिकों का अहम रोल रहा है। आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय वैज्ञानिक अपने शोध कार्यों से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में एक नाम और भी है, जिन्होंने जर्मनी में रहकर स्टेम सेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिबाशीष गिरी की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग जर्मनी में कार्यरत हैं। हाल ही में भारत आए डॉक्टर शिबाशीष से हमने मुलाकात की और उनसे उनके जीवन और शोध कार्यों के बारे में जाना।
स्टेम कोशिका, जिनके द्वारा आज कॉर्निया प्रत्यारोपण और हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में मदद मिल रही है। इसके अलावा भी कई रोगों में स्टेम सेल प्रत्यारोपण के द्वारा लोगों को जीवनदान मिल रहा है। सबसे पहले 1960 में कनाडा के वैज्ञानिक अर्नेस्ट ए मुकलॉक और जेम्स ई टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका के प्रयोग को बढ़ावा मिला। समय के साथ साथ दुनिया भर में स्टेम सेल के अध्ययन में तेजी आई और आज इसे और भी प्रभावी बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग जर्मनी में कार्यरत भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर शिबाशीष ने भी स्टेम सेल से जुड़े अहम शोध किए हैं। स्टेम सेल्स एक बहुत मैजिक सेल है, मतलब उसका लाइट साइड है कि उसका पॉजिटिव साइड है कि ये एक दूसरे किसी के साथ खेल सकता है, कोई भी सेल बना सकते हैं उस पर। हम कंपेयर किए हैं कि हेल्दी हार्ट में और बीमारी वाला हार्ट में और बड़ा बीमारी वाला हार्ट में। छोटा बीमारी वाला हार्ट जो कि रिपेयर ऑटोमेटिक जनरली हो जाता है, उस पर बड़ा अच्छा फाइल आया कि स्टेम सेल्स एक्सप्रेस वेरी हाई, मतलब दे एक्सप्रेस एंड सक्सेसफुल फॉर रीजनरेशन। ओडिशा में जन्मे शिबाशीष का बचपन भी दूसरे आम बच्चों की तरह ही था। उन्हें मछलियां पकड़ने का शौक था। वो हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते थे कि मछली के लीवर में क्या गतिविधियां चल रही होंगी। धीरे धीरे उनका ये शौक पढ़ाई में बदल गया और उन्होंने मछली के लीवर पर काफी अध्ययन किया। छोटे से ही एक स्कूल टीचर बोलते थे कौन क्या बनेगा। जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स चेयर के ऊपर खड़ा हो जाते थे, मैं मिलिट्री आर्मी बनूंगा, वो बने हैं। तो उसी तरह मैं भी खड़ा हो जाता था, मैंने बोला मुझे साइंटिस्ट बनना है। पर मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। पर मेरे को मछली पकड़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं, मतलब बाय जाके रिवर में, पॉन्ड में। तो फिर मैं लीवर के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम काफ़ी फिश का लीवर में डिस्कवर, एक उड़ीसा में भी, मैं उड़ीसा से हूँ, तो वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट काफ़ी काम करते हैं फिशेस में। तो फिर मैंने लीवर में पढ़ना शुरू किया है। एमएससी करने के बाद डॉक्टर शिबाशीष लीवर पर और अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे और इसके बाद पीएचडी के लिए जर्मनी गए। शिबाशीष ने 8 साल में अपनी पीएचडी पूरी की और इस दौरान उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कई रोचक शोध करने का भी मौका मिला। शुरू में तो बहुत टफ था, क्योंकि मैं इंडिया से गया हूँ, सारे जर्मन से। मैं तरह तरह की बातें हाइपोथेसिस लिख के देता था कि ये कर दूंगा। दूसरे लोगों ने बोलते थे कि इंडिया से अभी भी आया, अब नया नया आइडिया निकल के आ रहा है। और आइडिया निकालने से तो नहीं होगा ना, उससे पैसा भी चाहिए। एक एक एक्सपेरिमेंट के लिए 20,000 यूरो चाहिए, तो देगा कौन। फिर कुछ एक प्रॉब्लम्स था, तो उन्होंने किसी ने सॉल्व नहीं किया था 2 साल से एक, तो फिर उसको मैं 3 महीना में सॉल्व करके डायरेक्टर को इम्प्रेस कर दिया। फिर मैं एक्सपेरिमेंट किया, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट भी कुछ अच्छा आया, तो उन्होंने इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने बोले कि ठीक है शिबाशीष, संडे अभी भी रिमेंबर संडे था, तो उन्होंने दिखाया मैं उनको माइक्रोस्कोप में, देखो ये चीज़ हुआ। बोला इट्स ग्रेट थिंग्स, वी नीड टू कंटिन्यू, जस्ट ऑर्डर व्हाट एवर यू लाइक, जो भी तुमको चाहिए आप लिस्ट कर दो, हम खरीदेंगे। फिलहाल डॉक्टर शिबाशीष लीवर की नॉन कोडिंग आरएनए एनालिसिस पर शोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक इससे कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी। छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को शिबाशीष पुराने शोध की बजाय खुद की नई खोज का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि इससे भारत के युवा देश की तरक्की में सहयोग कर सकते हैं। रिसर्च का एक्सपेरिमेंट अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन। ये नहीं है कि कुछ ने किया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमको रिपोर्ट बनाना है। कुकिंग की तरह है, मतलब आपको थोड़ा सा बस ये है कि फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप उनको पढ़ना चाहिए साइंटिफिक हिस्ट्री। सारे नॉनसेंस चीज़ साइंस में आया, ये साइंटिफिक हिस्ट्री बोलता है, इसीलिए और लोग नॉकिंग करते हैं। शुरू में तो आपको भी खुद भी विश्वास नहीं होगा कि मैं किया हूँ, ये रिजल्ट आया। आप रिपीट करेंगे, हर एक्सपेरिमेंट 3 बार निहाती करना ज़रूरी होता है, फिर कंफर्मेशन के लिए। तो ये सब मैसेज है कि अच्छा प्रोजेक्ट करें, अच्छा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें, और कुछ मैसेज कंट्री के भी दो, खुद भी खुश हों और सब खुश हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।